हम लोग आज जो नेट मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है मैनेजमेंट, उसका जो फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट में भी हम पढ़ रहे हैं डिसीजंस मेकिंग टाइप और प्रोसेस एंड टूल्स। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग का ये वाला जो हेडिंग है वो हम पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है बेसिकली, देखिए मैं सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के कुछ दिन या एक दो दिन पहले आप ये वीडियोस देख के एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो हुआ होगा आपका, आई नो वेरी वेल, लेकिन लास्ट टाइम में रिविजन के पर्पज से आप देख सकते हैं फटाफट। व्हाट इज अ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द रिचिंग ऑब्जेक्टिव। अर्थात किसी भी जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम जितने भी अल्टरनेटिव या हमारे पास जो ऑप्शंस है वहाँ उनमें से हम बेस्ट को चूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड टू डिसीजन। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कंक्लूजन भी रहता है। ठीक है, अब डीएम इज डिफाइंड, अर्थात डीएम शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग इज डिफाइंड इज सिलेक्शन ऑफ द कोर्स एक्शन, सिलेक्शन ऑफ द कोर्स फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग की जो फेमस डेफिनेशन दी है वो हम आर टेरी ने दी है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर, कि हमको एक, अगर हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव चीज़ें हैं हमारे पास में तो हमें एक चूज़ करना पड़ेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करना पड़ेगा। ये बहुत ही फेमस उसकी डेफिनेशन है। मतलब मैं ये पूरी डेफिनेशन लिखने में बिलीव नहीं करती। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो, राइटर का नाम लिखिए और उसकी डेफिनेशन में आपको कोई एक कीवर्ड मिल रहा है ना तो वो लिखिए, सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर। ठीक है, अब दूसरा था ट्री वॉर्थ एंड न्यू पोर्ट ने दी थी। इसमें क्या सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको बस ये याद रखना है कि डिसीजन मेकिंग की जो डेफिनेशन दो राइटर्स ने दी थी, आर टेरी एंड ट्री वॉर्थ एंड न्यू टॉट। ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकर्स फेस कंडीशंस, कई तरह की जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो कई तरह की कंडीशंस को फेस करते हैं। एक होती है सर्टेनिटी, एक होती है रिस्क और एक होती है अनसर्टेनिटी। ओके, अब सर्टेनिटी में मतलब उनको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला रहेगा या किस तरह की जो उनको पता है कि क्या एग्जैक्ट क्या चीज़ें रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे डे टू डे के जो डिसीजंस लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है वो करना है, तो हमें पता होता है, हमारी निश्चितता हमारे अंदर बनी होती है। तो ये रूटीन के जो डिसीजंस आते हैं वो सर्टेनिटी वाले डिसीजंस के अंदर फॉल होते हैं। ठीक है, अब रिस्क वाले सिचुएशन में क्या होता है कि जिसमें हमें थोड़ी चीज़ें पता होती है और थोड़ी नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्लास में हैं, ठीक है, और जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ कि अगर मुझे पता है अगर किसी सेमेस्टर में या कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी और मैं सिर्फ क्लास अटेंड करूंगी और मैं सेल्फ स्टडी के नाम पे कुछ भी नहीं करूंगी तो आई गॉट, क्योंकि अटेंटिव होती हूँ मैं क्लास में, तो मैं 60 to 70% आराम से ले आऊँगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एबो जाना है तो मुझे कितनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ये एक तरह का रिस्क है। मतलब मुझे पता नहीं है कि मेरे को कितनी सेल्फ स्टडी करने के बाद में कितना रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी और रिस्क का एक कॉम्बिनेशन है, तो दैट इज कॉल्ड रिस्क। अब एकदम आ गया अनसर्टेनिटी, मतलब क्राइसिस, एकदम क्राइसिस हो गया कि 2 दिन कि आज उसमें आप कैसे डिसीजंस लेते हो। मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको पता चलता है कि आपने एग्ज़ाम की डेट गलत देख ली, तो ये कैसा, तो उसके बाद में आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, तो ये किस पे बेस होगा, ये एक अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन पे बेस होगा। ठीक है, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको या तो पता किसी और सब्जेक्ट का पेपर देने गए और पता चला अच्छा इसका है ही नहीं किसी और सब्जेक्ट का, तो ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन हो गया। तो उसमें हम कैसे बिहेव करेंगे, उसमें हमारा कैसा डिसीजन मेकिंग होगा, दैट इज कॉल्ड टू द अनसर्टेनिटी। सो आपको समझ में आ गया, डिसीजन मेकिंग में 3 तरह की कंडीशंस होती है, सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब टाइप ऑफ डिसीजंस, यार देखो मैंने पूरा थ्योरी टापा नहीं, सिर्फ मैं बेसिक वर्ड्स लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब टाइप ऑफ डिसीजंस में क्या होता है, फर्स्ट इज अ बेसिक और रूटीन होता है। ठीक है, जो हम रूटीन के, हमें उठने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे बेसिक से बेसिक और रूटीन के जो डिसीजंस होते हैं,
एक होता है, सेकंड होता है पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब जैसे मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय, तो मेरे कुछ पर्सनल डिसीजंस होंगे कि मैं जाऊंगी अपने वर्क स्टेशन को फर्स्टली साफ करूंगी, थोड़ा सा अपना डेस्कटॉप वगैरह साफ करूंगी ना, थोड़ा सा वहाँ अच्छा सा सबसे हाई हेलो, दैट इज माई पर्सनल डिसीजंस। अब ऑर्गेनाइजेशन का कि क्या मेरे आज क्या मेरी टू डू लिस्ट है, दैट इज ऑल आर कॉल्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस। तो मेरा पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, कि हम इंडिविजुअली, जैसे कोई सिचुएशन है तो उसमें अगर हम इंडिविजुअली रहते हैं तो हमारे डिसीजंस अलग होते हैं, और अगर हम किसी ग्रुप में हैं तो हमारे अलग रहते हैं। तो थर्ड वन इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो फोर्थ इज अ प्रोग्राम्ड एंड अनप्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड क्या होता है? अब देखो, प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट में SOPs होती हैं कि भाई ये काम है तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड कि वो हमको पता है कि इस स्टेप के बाद में ये स्टेप लेना है, उसके बाद में ये स्टेप, तो ये एक प्रोग्राम्ड है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्राम्ड डिसीजंस है। अब अनप्रोग्राम्ड मतलब अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन आ गई कि हमें पता नहीं है कि रूल बुक में नहीं दे रखी है कि ये चीज़ें अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो क्या करना है। तो फिर हमें इंस्टेंटली हमारे विवेक और हमारे जो इंट्रोस्पेक्टिव नॉलेज से हमें जो डिसीजन लेंगे वो अनप्रोग्राम्ड है, ठीक है। अब फिफ्थ है रैशनल और इरेशनल। रैशनल डिसीजंस क्या होते हैं भाई? रैशनल मतलब हम बिल्कुल लॉजिक से पूरे फैक्ट्स और फिगर्स और पुराने जो रेफरेंसेस को देख के जो डिसीजंस लेते हैं वो सब आते हैं रैशनल डिसीजंस में, ठीक है। और इरेशनल मीन्स क्या? हम हमारी भावनाओं में बहकर, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में बह के अगर कोई डिसीजंस लेते हैं तो वो हो गया इरेशनल। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये सब चीज़ें ना स्टेट मैनेजमेंट के पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें अब डिसीजन मेकिंग टॉपिक है, उठा के देख लेना सिलेबस, ठीक। अब ये हो गया बेसिक और रूटीन आ गया। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं बेसिक और रूटीन। बेसिक और रूटीन डिसीजंस हो गया, पर्सनल हो गया या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस हो गया, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप डिसीजंस हो गया, प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड हो गया, और फिफ्थ है रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस होती है कोई भी डिसीजंस लेने की, प्रोसेस क्या होती है, ठीक। अब पहला अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम। भाई हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि समस्या कहाँ है, दुविधा कहाँ है, समस्या कहाँ है। तो दैट इज अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक। अब डायग्नोस्ड एंड स्टेट ऑफ प्रॉब्लम, कि भाई हम डायग्नोस करेंगे और वो जो समस्या वो कितनी धीर है, कितनी गंभीर है, तो उसकी स्टेट ऑफ प्रॉब्लम पता करेंगे। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल किसी को पता चलता है कि हिज डियर वंस एंड नियर वंस सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, तो अब ये तो हमको अब पता चले कि ये प्रॉब्लम है कि भाई इसको कुछ तरह की डिसीज है या इसको बीमारी है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब डायग्नोस करवाया, हमको पता चला कैंसर है, देन वी नो दैट कि भाई कौन से स्टेट का कैंसर है, ठीक है। क्या अब डेवलप द अल्टरनेटिव कि भाई हमको इसमें क्या क्या, हम इसमें क्यूरेटिव थेरेपी ले, कीमोथेरेपी ले, या हम सीधे मेडिसिन ले, या हम होमोथेरेपी ले, या नेचुरोपैथी ले। ये हमारे सारे अल्टरनेटिव्स हो गए। क्या हो गए? डेवलप द अल्टरनेटिव। अब हम इवेल्युएशंस द अल्टरनेटिव, हम एक एक अल्टरनेटिव उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, मतलब हर अल्टरनेटिव के फायदे और नुकसान देखेंगे कि भाई नेचुरोपैथी का क्या फ़ायदा है, कीमोथेरेपी का क्या फ़ायदा है, होम्योपैथी का क्या फ़ायदा है, हमें उस ब्रांच से अगर हम अपना क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करवाना है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब उन चारों पांचों अल्टरनेटिव में से हम क्या किसी बेस्ट अल्टरनेटिव के पास में जाएंगे, सब कुछ कंपेयर करके, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द डिसीजंस। अब हमने एक डिसाइड कर लिया कि हमें कीमोथेरेपी या एलोपैथी में जाना है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम ले रहे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, टाइम के बाद हम देखेंगे कि उसमें सुधार है कि नहीं है पेशेंट्स में, तो हम क्या फीडबैक लेंगे, हम चेक करेंगे कि हमने जो डिसीजन लिया वो सही था या नहीं। तो दैट इज कॉल्ड टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ओके। अब आता है टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। टेक्निक्स में देखो बहुत तरह की टेक्निक्स आती है भैया। अब कुछ टेक्निक्स मैंने यहाँ लिखी हुई है, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक होता है ग्रुप डिस्कशन, पहली होती है ग्रुप डिस्कशन हो गया। फिर NGT नॉमिनल ग्रुप थिंक, एक हो गया नॉमिनल ग्रुप थिंक हो गया। थर्ड वन इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फोर्थ इन अ डेल्फी टेक्निक्स। फिफ्थ इज अ मार्जिनल एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग।
ये तो हो गई हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग। अब इधर रेशियो एनालिसिस भी आ गया, फाइनेंशियल एनालिसिस भी आ गया, ब्रेक इवन एनालिसिस भी आ गया, ऑपरेशनल रिसर्च भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, फिर मल्टी वोटिंग भी आ गया, फिर डिसीजन ट्री भी आ गया, फिर परेटो एनालिसिस जिसको हम 80-20 रूल्स कहते हैं, ये भी डिसीजन की टेक्निक है। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स है। ठीक है, आपको अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मिल जाएगी, सब जगह कुछ 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 इसका पार्ट मिलेगी। इसमें मेरे को जो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपका भी नहीं और मेरा भी नहीं, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैं डेल्फी टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये मल्टी राउंड टेक्निक होती है भैया। इसमें क्या होता है, मल्टी राउंड हमको क्वेश्चन आंसर सेंड करने पड़ते हैं एक्सपर्ट्स को। ठीक है, कब तक हम एक्सपर्ट, सबसे पहले हमने पहले बार भेजा अपना उनको क्वेश्चनियर्स, उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन दी, फिर मतलब हम इतनी बार उनको भेजेंगे कि सबकी जो राय है लास्ट में जाके एक हो जानी चाहिए। दैट इज अ डेल्फी मेथड। इसको किसने दिया था? इसको 1915 में ओल्फो हेल्पर एंड नॉर्मन डेल्की ने दिया था। ठीक है, ओलिफ हेल्मर एंड नॉर्मन डेल्की ने दिया था। ठीक है, दैट इज अ डेल्फी टेक्निक। अब हम बात करते हैं मार्जिन एनालिसिस की। अब देखो, सिंपल भाषा में अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो अगर मान लो मुझे 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, लेकिन मैं क्यों बनाऊंगी 120 बनाऊंगी कि अगर कुछ डिफेक्टिव निकल गए तो मैं उसमें ऐड कर दूं, तो अपना मैं मार्जिन लेके चल रही हूँ 20 का, तो ये हो गया मेरा मार्जिन। अब ये बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मार्जिन एनालिसिस की। इसको किसने दिया? इसको पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। उसको किसने दिया था? पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। इसमें क्या, हम एक्स्ट्रा आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी से बच सकें। ठीक है, अब बात जैसे फॉर एग्जाम्पल यार, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, शादियों में खाना बनता है, ठीक है, जब हम कैटरिंग वाले को ऑर्डर देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने जितने को कार्ड्स दिया, मान लो सपोज हमने 100 लोगों को कार्ड्स दिया है, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 200 तक या 300 तक आएंगे, तो हम जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे ज़्यादा 50 लोगों का खाना बनवाते हैं। तो व्हाट इज़ द, वो 50 क्या है? दैट इज़ मार्जिन, कि अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो दैट इज कॉल्ड टू द मार्जिन एनालिसिस। सिंपल सा ही आम भाषा में। फिर डिसीजन ट्री, इसमें हम अनसर्टेनिटी को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। डिसीजन ट्री में क्या, हम बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब हम हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं और लास्ट में जो बेस्ट होता है वही चूज़ करते हैं। और अब हम, ये तो हो गया हमारा डिसीजन टेक्निक। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स है, ये इन टाइम, मतलब ये लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप देखिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, और अगर आपको कोई स्पेशली कोई टॉपिक समझना हो तो वो मुझे बताइएगा।